नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। हमने डिफरेंट मिशंस के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि आदित्य L1 मिशन भविष्य में होना है, गगनयान मिशन भी जो है भारत का भविष्य में होना है, और भी कई मिशन है। ऐसा ही एक मिशन है जो भी होना है, अभी भविष्य में होने वाला है, वो है, काम इसका चल रहा है, निसार मिशन। और ये जो निसार मिशन है, इसमें इसकी जो फुल फॉर्म है एन जो है, ये नासा के लिए है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। नासा इसरो, क्योंकि नासा जो है ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है, ये अमेरिका की, यूएसए की स्पेस एजेंसी है, और इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है। तो नासा इसरो, और ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो होता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार मिशन। सिंथेटिक अपर्चर रडार जो होता है, ये एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग उपकरण होता है, रिमोट सेंसिंग उपकरण, और ये विभिन्न प्रकार की तरंगों का प्रयोग करेगा। यहां पर भी आप देख सकते हो, एक ऐसा उपग्रह है जो सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज कर रहा है। तो इस प्रकार का एक उपग्रह बनेगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब ये जो उपग्रह है, ये विभिन्न प्रकार की जो है तरंगों का प्रयोग करता है, और इस उपग्रह के द्वारा जो है हमारे जो पर्यावरण है उसके बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी। भूकंप जो है, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उनको आकलन करना है ताकि जो है आवश्यक कदम उठाए जा सके। तो भारत और इसरो, भारत का इसरो और अमेरिका का नासा मिलकर कर रहे हैं, और ये जो उपग्रह है 2022 तक जो है ये लॉन्च करने की जो है संभावना है। हालांकि इस पर काम लंबे समय पहले से ही हो रहा है, क्योंकि ये जो समझौता हुआ था हमारा, ये समझौता 2014 में ही हो गया था। 2014 में नासा जो अमेरिका का है और भारत का इसरो, इनके मध्य समझौता हुआ है दोनों देशों का, ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाने का। ये ड्यूल फ्रीक्वेंसी देखो, दोहरी आवृत्ति वाला, दोहरी आवृत्ति, और SAR का मतलब हो गया सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब यहां पर दोहरी आवृत्ति का मीनिंग ये हो गया, एक तो यूज होगा L बैंड और एक यूज होगा S बैंड। देखो L बैंड और S बैंड, ये जो है जो विकिरण है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दो प्रकार के बैंड यूज होंगे। हमने पहले भी इनको डिस्कस किया है, L बैंड, S बैंड, और इसके आगे की जो C बैंड, एक्सटेंडेड C बैंड, KU बैंड, KA बैंड, X बैंड। तो L बैंड और S बैंड जो है वो यहाँ पर यूज होंगे, और इनके द्वारा जो है रिमोट सेंसिंग का कार्य जो है होगा, और दोनों नासा और इसरो दोनों मिलकर जो है विभिन्न प्रकार के आंकड़े जुटाएंगे और उनको एनालिसिस करेंगे और जरूरी जानकारियां जो है उपलब्ध कराएंगे। तो 2014 से ही जो है इसके ऊपर जो है काम चल रहा है, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। 2022 में उम्मीद है कि लॉन्च हो पाएगा। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या निसार उपग्रह उन्नत रडार इमेजिंग का प्रयोग करके पृथ्वी के अभूतपूर्व विस्तृत दृश्य प्रदान करेगा। तो देखो, रडार इमेजिंग का प्रयोग करेगा, रडार इमेजिंग, रडार के माध्यम से जो है इमेज लेना। ये क्या होगा, ये रात में भी काम कर पाएगा, ये खराब मौसम में भी काम कर पाएगा। जिस प्रकार से एक आप याद करो, एक उपग्रह है भारत का रीसेट, एक उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम क्या है, रीसेट उपग्रह जो है इसको कहते हैं रडार इमेजिंग उपग्रह। ये तो हमारे भारत का है, इसका नाम क्या है, रडार इमेजिंग उपग्रह। तो ये जो रीसेट उपग्रह है, रडार इमेजिंग जो उपग्रह है, ये दिन या रात सभी स्थिति में काम कर सकता है, और जो आंधी तूफान की स्थिति में काम कर सकता है, बादलों की स्थिति में भी काम कर सकता है। तो ऐसा ही उपग्रह यह भी होगा, निसार वाला जो उपग्रह है, इसको जो है L और S बैंड में यहां पर ये काम होगा। तो L बैंड और S बैंड पर काम करने वाले क्या बनाए जाने वाले हैं, उपकरण इसमें लगने हैं निसार उपग्रह में। अब इसके द्वारा देखो क्या क्या काम करेगा, क्या उद्देश्य है। उद्देश्य मुख्यतः जो है पृथ्वी का जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तन और जो भौगोलिक जो कंडीशंस है, इनके बारे में रहेगा। नासा इसरो निसार मिशन पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र, हमारे जो इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं मनुष्य के हस्तक्षेप से, ज्यादातर गतिशील सतह देखो, जैसे कि एक तो हमारी प्लेट्स हो सकती हैं, प्लेट जो कि हमारे जो पृथ्वी है, आपको मालूम है कि हमारी पृथ्वी विभिन्न प्लेट से बनी हुई है, प्लेट्स में गतियां होती हैं। इसके अलावा क्या हो सकती है, इसके अलावा हो सकते हैं आइसबर्ग। तो आइसबर्ग क्या हो सकती है, वो जो तैरती हुई जो हिम होती है वो भी। तो इस प्रकार की यदि सतहें हैं, उनका भी यदि अध्ययन करना है तो वो भी हो सकता है।
और बायोमास के बारे में ज्ञात किया जाएगा। बायोमास एक प्रकार से क्या है, वनस्पति, तो इनका जो है अध्ययन किया जाएगा। प्राकृतिक संकटों का अध्ययन, उनके बारे में समय से पहले पता लगा लेने की कोशिश होगी, अनुमान लगाया जा सके कि क्या हो सकता है, कब हो सकता है। प्राकृतिक संकट जैसे बर्फ की चादर का टूटना, ये जो है बर्फ की चादर टूटना एक प्रकार से जो है हिमस्खलन भी होगा इसके कारण से। जैसा उत्तराखंड में भी ऐसा देखा गया कि उत्तराखंड में भी जो है बर्फ की जो एक चादर है, या हम कहें कि जो ग्लेशियर का कुछ भाग था वो टूट कर जो है नीचे वो फिसला है। तापमान वहां पे कुछ ज्यादा था सामान्य से, और नीचे जाकर नदी में जो है वो बहुत सारी बर्फ इकट्ठी गई है, तो नदी में मलबा और जो जल है वो आगे की तरफ प्रवाहित हुआ और उसने फिर जाकर विनाश किया। तो ऐसी घटनाओं का अध्ययन समय से पहले पता चल जाए उनके बारे में कुछ ऐसा होना है। भूकंप, सुनामी समुद्र में आती है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, तो आदि जो है घटनाएं, इनका अध्ययन होगा और कोशिश होगी कि इनके बारे में जो है पता लगाया जा सके समय से पहले ही। समुद्र के स्तर में वृद्धि और भूजल के बारे में भी जानकारियां मिलेंगी। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ध्रुवीय बर्फ जो है उसका पिघलने का काम अधिक हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग और ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, ये कार्य अधिक हो रहे हैं, तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और भूजल के बारे में भी जानकारी मिल पाएंगी। इस उपग्रह में उन्नत राडार इमेजिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हमने पहले भी बोल दिया है, यहाँ क्या यूज हो रहा है, सिंथेटिक अपर्चर राडार जो है इसमें प्रयोग किया जा रहा है, और 2 बैंड पर काम करेगा, एल बैंड और एस बैंड। इस उपग्रह से ये जो निसार उपग्रह है, इस उपग्रह से लिए गए डाटा के जरिए पृथ्वी की भूपर्पटी के विकास और स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलेगी। भूपर्पटी क्या है, पृथ्वी का क्रस्ट, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो है भूपर्पटी। तो भूपर्पटी के विकास के बारे में और उसकी स्थिति के बारे में जानकारियां मिलेंगी। विभिन्न जो भू आकृतियां हैं उनके बारे में विभिन्न जानकारियां जुटाने का उद्देश्य भी रहेगा। पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं, जलवायवीय प्रक्रियाओं का अध्ययन, और इसके साथ साथ जो है बदलती जलवायु को समझने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही जानकारियां निसार से जो प्राप्त होंगी उसका उपयोग भविष्य में जो है आपदा प्रबंधन और विभिन्न संसाधनों का पता लगाने, उन उद्देश्यों में भी होगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो निसार वाला मिशन है एक तरीके से भारत और अमेरिका के सहयोग से तो होगा, लेकिन इसके जो परिणाम मिलेंगे वो वैश्विक रूप से सभी देशों को जो है सहयोग करेंगे, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, उनकी स्टडी करने का उद्देश्य है। उनको कैसे रोका जाए, समय से पहले कैसे पता लगा लिया जाए, दुर्घटना होने के बाद आपदा प्रबंधन कैसे हो, तो उन सब के बारे में जानकारियां मिल पाएंगी। तो ये था निसार मिशन जो भारत और अमेरिका के सहयोग से होगा। ऐसा ही एक और कार्यक्रम है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हमको जो है महत्वपूर्ण जानकारियां रखनी है, वो है कोपरनिकस कार्यक्रम। और कोपरनिकस कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है, पहले से ही चल रहा है कोपरनिकस कार्यक्रम। तो ये जो कोपरनिकस कार्यक्रम है, कोपरनिकस, देखो कोपरनिकस जो है पुराने जो है साइंटिस्ट थे, और कोपरनिकस कार्यक्रम जो चल रहा है ये जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यूरोपियन एजेंसी, स्पेस एजेंसी के ऊपर जो है निगरानी, या हम कहें कि इसके ऊपर किसका जो है भूमिका है, वो है यूरोपियन आयोग की, यूरोपियन आयोग, क्योंकि यूरोप में कुछ देशों का संगठन है यूरोपियन यूनियन, तो वो मिलकर ये कार्यक्रम चलवा रहे हैं। है क्या मामला, कोपरनिकस कार्यक्रम क्या है, इसमें देखो इसकी टैगलाइन यहाँ पे है, यूरोप्स आई ऑन अर्थ, यूरोप की आंख धरती के ऊपर। यूरोप जो है उसकी आंख, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक आंख लगा दी है, आई लगा दी है स्पेस में। एक्चुअल में क्या किया गया है इसके अंदर जो है 6 सेंटिनल उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, इनको कोपरनिकस भी कह दिया जाता है, 6 सेंटिनल उपग्रह। तो आप देखोगे 6 उपग्रह है, जैसे 1, 2, 3, तो ये जो 6 जो सेंटिनल उपग्रह है ये किस प्रकार के हैं, ये भी रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह है। इन उपग्रहों से वही पृथ्वी के जलवायु से संबंधित विभिन्न जानकारियां, पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारियां, विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित जो जानकारियां हैं जुटाई जाती हैं। अब क्या है, हमारे लिए क्या महत्व है,
क्योंकि इनके द्वारा जो जानकारियां जुटाई जाती हैं वो भारत को भी मिल सके, इसलिए भारत भी इस कोपरनिकस कार्यक्रम में शामिल हो गया है। तो भारत 2018 में कोपरनिकस कार्यक्रम में शामिल हो गया है। अब इन उपग्रहों से जो भी डाटा यहां पर जो है इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो डाटा जो है वो हमें भारत की जो है हमारी जो वैज्ञानिक एजेंसियां हैं उनको भी प्राप्त हो पाएगा। साथ के साथ भारत के जो विभिन्न जो संगठन है, इसरो है, उसके अंडर में जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके द्वारा भी जो डाटा कलेक्ट किया जाता है स्पेस से, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं, चाहे हमारे मौसम विज्ञान वाले सैटेलाइट्स हों या हमारा राडार इमेजिंग सैटेलाइट है, तो उनकी जानकारियां भी यूरोपीय स्पेस एजेंसी और विश्व की अन्य एजेंसी को उपलब्ध कराई जानी है। तो ये जो कार्यक्रम है ये भी पर्यावरण से संबंधित है और इसमें जानकारियों का आदान प्रदान किया जाएगा। दोनों एक दूसरे की जानकारी को यूज कर पाए और उनको जो है उनके माध्यम से रिसर्च करें और पूरे विश्व को क्या पहुंचाएं, फायदा पहुंचाएं। तो हम देखेंगे कोपरनिकस कार्यक्रम। तो देखो, पृथ्वी का अवलोकन करना है, अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो पृथ्वी का अवलोकन हेतु तैयार किया गया ये एक कार्यक्रम है जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की साझेदारी के साथ यूरोपियन आयोग की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की साझेदारी के साथ यूरोपियन आयोग की अध्यक्षता में चल रहा है। थोड़ा पॉइंट याद रखना है, इसमें क्या किए गए हैं, 6 सेंटिनल उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। 6 सेंटिनल उपग्रह लॉन्च, तो 6 सेंटिनल उपग्रह लॉन्च किए गए। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रबंधन में सुधार करना है। तो एनवायरनमेंट से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझना है और कम करना है और नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय पर सटीक और सुलभ जानकारियां देना है। तो कुल मिलाकर पर्यावरण से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन की जानकारी देनी है, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की जानकारी, आपदाओं से बचाव हो सके, समय रहते जानकारियां मिल सके। तो उसी प्रकार का उद्देश्य है, जैसा कि निसार वाला जो हमारा उद्देश्य है उससे मिलता जुलता ही इसका उद्देश्य है। कोपरनिकस कार्यक्रम को पहले जो था ग्लोबल मॉनिटरिंग फॉर एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है, GMES, ग्लोबल मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी, यही कार्यक्रम को कोपरनिकस का कार्यक्रम कह दिया गया है। भारत की क्या भूमिका है इसमें, तो थोड़ा सा याद रखना होगा कि मार्च 2018 में भारत जो है यूरोप के कोपरनिकस कार्यक्रम में क्या हुआ, शामिल हो गया। तो यूरोप का जो ये कार्यक्रम है उसमें भारत शामिल हो गया। अब हम क्यों शामिल हुए हैं, हमको क्या फायदा रहेगा, दो बातें हैं। यूरोप के उपग्रहों की जानकारियां हमको मिलेंगी, हमारे वैज्ञानिक एनालाइज करेंगे, अपने और निष्कर्ष निकालेंगे। हमारी जानकारियां हम दूसरी जो संस्थाएं हैं यूरोपियन और अन्य जो इनसे जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से उनको देंगे। तो जानकारियों का आदान प्रदान आसानी से होगा और रिसर्च कार्य हो पाएंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने से भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रहों से प्राप्त डाटा यूरोपीय कोपरनिकस कार्यक्रम को भी दिया जाएगा। वहीं निर्दिष्ट संस्थान के यूजर्स भी, भारत के जो विभिन्न संस्थान हैं जिनको शामिल किया जाएगा, वो भी यूरोप के 6 सेंटिनल उपग्रहों से मिलने वाले आंकड़ों को क्या करेंगे, यूज कर पाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आंकड़ों का प्रयोग किसी प्राकृतिक आपदा के पूर्वानुमान, देखो वही निसार जैसा, कैसा है, वही निसार के जैसे ही टारगेट दिखेंगे आपको इसके। तो प्राकृतिक आपदा का पूर्वानुमान, आपदा से प्रभावित लोगों को बचाना तथा उन तक राहत पहुंचाना, जमीनी और समुद्री आंकड़े इकट्ठे करना, सुरक्षा, कृषि, जलवायु परिवर्तन, वायुमंडलीय मुद्दों के संदर्भ में विभिन्न जानकारी जुटाना। तो ये सारे के सारे यहां पर क्या रहने वाले हैं, यहां पर इस कार्यक्रम के रहेंगे ये उद्देश्य। ये सारे के सारे कार्यक्रम के क्या होंगे, उद्देश्य यहां पर होंगे। तो विभिन्न काम यहां पर ये कोपरनिकस कर रहा है और भारत भी अब इसमें शामिल हो गया है। तो निसार का कार्यक्रम हुआ, कोपरनिकस का कार्यक्रम हुआ। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारियां, बेसिक जानकारी याद रखनी होगी। हमसे कहीं कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले या हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप में हमसे पूछ ले, ऐसे ही थोड़ा सा जानकारी याद रखनी है। GO-SAT उपग्रह के बारे में बिल्कुल छोटा सा याद रखना है। GO-SAT, देखो GO-SAT की जो फुल फॉर्म है ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। तो GO तो ग्रीन हाउस गैसेज ऑब्जर्विंग और सेट तो हो गया सैटेलाइट। तो हरित जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, इसकी वजह से होता है जलवायु परिवर्तन। और तापमान में क्या होती है, वृद्धि। इसकी वजह से क्या होता है, तापमान
बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन होता है, ताप में वृद्धि होती है। तो जापान का ये उपग्रह है, ये किसका है? जापान। जापान ने गोसैट 1 उपग्रह जो था 2009 में अपना लॉन्च किया था, और गोसैट 2 उपग्रह जो पहला उपग्रह रिटायर होने के बाद फिर उसने काम स्टार्ट किया, गोसैट 2 2018 में लॉन्च हुआ है, जो गोसैट 1 के कामों को लेगा। तो ये जो गोसैट उपग्रह है ये क्या करेगा? अब ये देखेगा, ये पता लगाएगा पूरी पृथ्वी के संदर्भ में जो भी इसका टारगेट एरिया है, जहां तक ये देखेगा किन किन क्षेत्रों से जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, कौन से सोर्स हैं। जैसे आपको पता है कि कृषि भी बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करवाती है, जैसे कि चावल के जो खेत होते हैं वहां से भी जो है मीथेन गैस बहुत सारी उत्सर्जित होती है, कचरा सड़ने से भी मीथेन गैस जो है उत्सर्जित होती है। तो एक प्रकार से क्या कार्य होगा यहाँ पर? रिमोट सेंसिंग का ये कार्य करेगा, और रिमोट सेंसिंग के द्वारा ये पता लगाएगा कि कहां कहां से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं, भारत से कितनी ग्रीन हाउस गैस निकल रही है, चाइना से कितनी निकल रही है, खुद जापान से, अमेरिका से, और उनके सोर्सेज मुख्यतः क्या है। तो इनके बारे में विभिन्न जानकारियां जुटाने का कार्य होगा। तो रिमोट सेंसिंग द्वारा CO2, मीथेन आदि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों का क्या करना है? अध्ययन। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि जो गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है जो उत्पन्न करती हैं, हरित गैस प्रभाव, तो उसके बारे में जो है जानकारी जुटाने का इसका कार्य रहेगा, कार्य कर रहा है। उपग्रह से प्राप्त डाटा पेरिस जलवायु समझौते के अनुसार विभिन्न देशों के उत्सर्जन संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराएगा, क्योंकि आपको मालूम है क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस का जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो समझौता है, ये जो समझौते हैं इनका मुख्य लक्ष्य क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न जो करने वाली गैसें हैं उनके उत्सर्जन में कमी लाना। और सभी देशों के अपने अपने जो है लक्ष्य हैं जो उन्होंने खुद निर्धारित किए हैं, और वहां पे जो है अप्रूवल उनको हुआ है कि हाँ आपको इतना करना है। तो आखिर में कौन सा देश कितना उत्सर्जन कर रहा है और कितना जो है उत्सर्जन में कमी ला पाएगा, तो इसके बारे में जो जानकारियां हैं वो ये उपग्रह जो है अपने जुटाने का काम करेगा। और रिमोट सेंसिंग से जो है विभिन्न प्रकार की जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। तो ये तो था जापान का गोसैट उपग्रह जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों के बारे में जो है जानकारी देगा, उनके सोर्स के बारे में। अब एक और हमारा एक पॉइंट है जो कि हमको याद रखना है, भुवन। आखिर में भुवन क्या है? भुवन जो है ये हमारा एक जो है हमारे इसरो के द्वारा इसको बनाया गया है, इसरो द्वारा बनाया एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको। इसरो द्वारा बनाया क्या है ये एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर पर आधारित क्या है? एक सॉफ्टवेयर पर आधारित है एक वेब पोर्टल। वेब पोर्टल, तो वेब पोर्टल क्या है? जिसमें बहुत सारी जो है लिंक्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वेब पोर्टल एक बड़ा पोर्टल है जिसको हम जब लिंक करेंगे तो हमको भुवन जो हमारा जो है उसके लिंक पे हम जा सकते हैं। आखिर में भुवन क्या करता है? जैसे आपने देखा है गूगल अर्थ, आपने गूगल अर्थ के बारे में जरूर आपने देखा है गूगल अर्थ। तो गूगल अर्थ जो होता है उससे एक तो हमारा मैपिंग वाला काम भी हो पाता है, उससे हम जो है विभिन्न प्रकार के दृश्य भी देख पाते हैं। लेकिन ये जो गूगल अर्थ है तो ये तो अमेरिका की कंपनी है गूगल। तो हम क्या कर रहे हैं? स्वदेशी, ये हमारा क्या है? स्वदेशी गूगल अर्थ समान, स्वदेशी गूगल अर्थ जैसा सॉफ्टवेयर है ये। तो जैसा हमारा स्वदेशी गूगल अर्थ है वैसा है ये भुवन। तो नाम याद रखना पड़ेगा हमको भुवन। और इसका जो प्रारंभ हुआ है 2009 से इसका प्रारंभ हुआ है। भुवन इंडियन जियो प्लेटफॉर्म ऑफ इसरो। तो इसको एक जियो प्लेटफॉर्म जो है इसकी वेबसाइट पे बताया है, इंडियन जियो प्लेटफॉर्म ऑफ इसरो। ये जो भुवन है भारत का जो है 2 डायमेंशन जो है नक्शे दिखा सकता है, विभिन्न स्थानों को दिखा सकता है, विभिन्न स्थानों को 2 डायमेंशन में दिखा सकता है, द्विविमीय में। बहुत सारे स्थानों को ये 3 डायमेंशन में भी दिखा सकता है। इस पर बहुत सारी जानकारियां सुरक्षित रहती है। बहुत सारी जानकारियां क्या है? यहाँ पर जानकारियां सुरक्षित है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कभी भी उनको। पर्यावरण के बारे में भी विभिन्न प्रकार की जानकारियां बताएगा, पर्यावरण के बारे में जानकारियां प्रदान करेगा ये जो भुवन है। इसके अलावा हम देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारियां देगा। आपदा प्रबंधन,
या हम कहें कि महासागर के अध्ययन में भी कुछ ना कुछ जानकारियां प्रदान करेगा, महासागर संबंधी भी कुछ जानकारियां प्रदान करेगा। मैपिंग में भी काम आएगा, मैप बनाने में भी इसकी भूमिका रहेगी, मैप बनाना। तो विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं ये भुवन का जो ये प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा जो है प्रदान की जाती हैं। इसके लगातार इसमें सुधार किए जाते हैं तो इसको और अधिक से अधिक क्या बनाया जा सके, और अधिक आधुनिक इसको बनाया जा सके। तो भुवन जो है 2009 में इसरो द्वारा प्रारंभ किया गया था भुवन। यह एक प्रकार का वेब पोर्टल है, सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारियां और अन्य संबंधित जो है भौगोलिक सेवाओं को खोजने उपयोग करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक जानकारियां मिलेंगी, जैसे हम गूगल अर्थ से किसी लोकेशन को देखते हैं या मैप देखते हैं किसी क्षेत्र का। धीरे धीरे इसमें क्या कर दिया जाएगा, इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि हम किसी भी एड्रेस को, जैसे हम कह सकते हैं कोई भी पता ढूंढना हमको, तो पता ढूंढने में भी हमको क्या करेगा, सहयोग करने का। ये पता ढूंढने में सहयोग, पता ढूंढने में सहयोग कैसे, जैसे हम देखते हैं हम शहरी क्षेत्र में जब होते हैं तो जैसे कि जो है ओला जो है कैब सर्विस है, ओला बाइक्स, तो हमारी लोकेशन पर वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार की सुविधा भी ये जो है भुवन ये प्रदान करने वाला है। और इसने जो भुवन है मैप इंडिया के साथ ये सहयोग करेंगे, मैप इंडिया के साथ। मैप इंडिया जो है मैप बनाने से संबंधित जो है एक वेबसाइट है, बड़े स्केल पे काम करते हैं। तो मैप इंडिया के साथ भुवन मिलेगा और काफी अधिक जो है इस प्रकार की जो है सुविधाएं प्रदान करेगा। भुवन के बारे में कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि 2D और 3D दोनों प्रकार से सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो भुवन द्विविमीय और त्रिविमीय दोनों प्रकार से अपनी सेवाएं देगा। फिलहाल भुवन द्वारा 6000 मानचित्र सेवाएं विभिन्न एप्लीकेशंस में यूज की जा रही हैं। तो भुवन जो है 6000 से अधिक जो है मैपिंग जो है इसने अपनी सेवाएं दे रखी है और विभिन्न एप्लीकेशंस में उनको यूज किया जाता है। देश के लिए प्रशासनिक और जल वैज्ञानिक आधार पर 350 से अधिक शहरों के लिए भी 1 मीटर विभेदन वाले आंकड़े दे रखे हैं। तो 350 धीरे धीरे बढ़ता रहता है ये आंकड़ा, पुरानी जो है नोट्स में, पुरानी बुक्स में ये 300 मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ता है। तो 350 इसने जो है शहर जो कि जल वैज्ञानिक आधार पर और प्रशासनिक आधार पर वो जो है आंकड़े उपलब्ध करा रहा है 1 मीटर से अधिक विभेदन वाले। तो धीरे धीरे पूरे के पूरे जो शहर है धीरे धीरे उन सबको ये कवर करेगा। तो इससे विभिन्न प्रकार की जो है जानकारियां मिलती हैं। पर्यावरण, वानिकी, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अब देखो भारत सरकार का मंत्रालय है पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब उसके मंत्रालय की जो काम है उन काम को करने में उनको ये भुवन बहुत अधिक क्या करता है, सहयोग करता है, क्योंकि भुवन के द्वारा उनको विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिल जाती हैं। जैसे उत्तराखंड में यदि आपदा आई है तो उसके भी जो है विभिन्न जो इमेजेस हैं वो भुवन के माध्यम से मिली, अन्य उपग्रहों का भी वहां से भी मिली, विदेशी एजेंसियों ने भी अपनी जो है उपलब्ध कराई। तो पर्यावरण मंत्रालय जो हमारा है, पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वो भुवन की सेवाओं का बहुत अधिक क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज उसको करते हैं। इसी प्रकार से एक भुवन पंचायत जो है पोर्टल है, भुवन के अंदर ही है, भुवन पंचायत का वो पोर्टल, वो भी विकेंद्रीकृत योजना उपलब्ध कराता है, आम आदमी जो है यूज कर सके, जानकारियां प्राप्त कर सके। भुवन जो है चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, जंगल की आग, दानावल का मतलब क्या होता है, जंगल की आग, एवं सूखा जैसी आपदाओं में प्रबंधन में उनमें सहायता करता है, जो तैयारी और प्रतिक्रिया सहित आपदा प्रबंधन के चरणों में लाभदायक है। इसका मतलब विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिले जिससे क्या हो सके, आपदा प्रबंधन। पहली बात तो क्या है, आपदा को रोका जा सके, आपदा रोक सके, इस प्रकार के काम हो। प्लस यदि आपदा आ जाती है तो आपदा के बाद सहयोग, आपदा के बाद भी उपग्रह के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सहयोग दिए जाए, जानकारियां प्रदान की जाए, लोकेशंस बताई जाए कि कहां पर जो है प्रॉब्लम आई है, वहां तक कैसे पहुंचे। तो विभिन्न प्रकार की जानकारियां इसके द्वारा होती हैं। तो एक प्रकार से आप देखोगे पर्यावरण से मुख्यतः जुड़ा है। और आप देखते हो लोकेशन सर्विसेज तो ये देगा, लोकेशन सर्विसेज तो देगा नहीं, देता है, लेकिन उसके साथ साथ
इसके जो कार्य हैं उनमें लगातार जो विस्तार किया जा रहा है इसके अंतर्गत ही, और विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी यह प्रदान करता है, क्योंकि लोकेशन की सर्विस यदि प्रदान करेगा तो यह भी बता सकता है कि जंगल में आग किस जगह पर लगी हुई है, क्योंकि जंगल में यदि कभी आग लगती है तो ऐसे सिस्टम्स जो है लगाए जा रहे हैं कि आग लगने पर तुरंत अलर्ट हो जाए और बहुत जल्दी पता लग जाए कि इस एरिया में आग लगी है, क्योंकि जितना डिले होगा आग उतनी अधिक जो है फैलती जाती है। तो इस प्रकार के सिस्टम जो है लगाए जा रहे हैं। भूस्खलन की संभावना का पता लगाना, ऐसे कार्य भी जो है भुवन के द्वारा किए जाएंगे ताकि पता लग सके कि किसी क्षेत्र में भूस्खलन आ सकता है, क्योंकि ये लगातार इमेजिंग करता है, इमेजेस लेता है। तो किसी क्षेत्र में जो है पहले की इमेज और बाद की इमेज, इनमें डिफरेंस भी ये पता लगा सकता है। तो यदि कुछ अंतर पता लगते हैं कि हाँ इस क्षेत्र में कुछ हलचल हो रही है, इस क्षेत्र में कुछ मूवमेंट हो रहे हैं, मिट्टी के मूवमेंट हो रहे हैं या बर्फ खिसकने के जैसे मूवमेंट हो रहे हैं, तो अनुमान लगाया जा सके, पता लगाया जा सके। तो ये भुवन जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करेगा। तो हम अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ भारत का जो अंतरिक्ष का जो कार्यक्रम है उसमें कौन कौन सी संस्थाएं लगी हुई हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब तक हमने पूरा जो है स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ा है, तो अब हम जो है आसानी से हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।